कक्षा में हम देखेंगे ध्वनि के बारे में, ध्वनि को समझने की कोशिश करेंगे। फिर उसके पश्चात हम देखेंगे ध्वनि का उत्पादन। जब वस्तु कंपन कर रही है तब ध्वनि उत्पन्न होगी। तो निम्नलिखित तरीकों से ध्वनि पैदा की जा सकती है, ध्वनि उत्पन्न की जा सकती है। जो गिटार वगैरह होते हैं, जो वीणा होती है, वहाँ पे जो तार बंधे होते हैं उसमें, उसको हम कैसे बजाते हैं, ऐसे टन बजाते हैं ना। तो उस स्थिति में क्या होता है, वो जैसे आप उसको एक बजाते हो, एक तार को ऐसे अंगुली से हिलाते हो, तो वो तार क्या करता है, कंपन करने लगता है। जैसे हम क्या करेंगे, इस गेंद को ऐसे करके छोड़ेंगे तो आपने क्या किया, कार्य किया। आपने क्या किया, कार्य किया। हेलो बच्चों, 9वीं क्लास का नया अध्याय है ध्वनि, और इसकी ये पहली कक्षा है। इस कक्षा में हम देखेंगे ध्वनि के बारे में, ध्वनि को समझने की कोशिश करेंगे। फिर उसके पश्चात हम देखेंगे ध्वनि का उत्पादन और किन किन तरीकों से हम ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं, और तो इसके बाद में हम देखेंगे ध्वनि का एक छोटा सा प्रयोग। तो करते हैं इस कक्षा को शुरू। सबसे पहले हम देखते हैं ध्वनि। ध्वनि क्या है? ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है, यानी ध्वनि एक तरीके से है क्या, ऊर्जा का ही रूप है, ठीक है, जिसे हम सुन सकते हैं। तो ऊर्जा तो बहुत प्रकार की होती है, जैसे प्रकाश ऊर्जा, पवन ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, ठीक है, और भी यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा। तो इसी प्रकार से ध्वनि भी एक ऊर्जा का रूप है। लेकिन ऊर्जा किस प्रकार की है? ये ऊर्जा इस प्रकार की है कि इसके उत्पन्न होने से हमें कुछ न कुछ चीजें कान में सुनाई देती है। तो वो ही क्या होती है, ध्वनि होती है। जैसे हम प्रकाश ऊर्जा को कैसे पहचानेंगे? कोई चीज हमें दिख रही है, किसी प्रकार किसी 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 प्रक्रिया द्वारा कोई चीज हम देख पा रहे हैं, तो वहाँ पे कौन सी प्रक्रिया, वहाँ पे प्रकाश ऊर्जा है, तभी आप किसी वस्तु को देख पा रहे हो। अंधेरे में तो हम किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से हमें अगर मान लो बल्ब चलाना है, पंखा चलाना है, ट्यूबलाइट जलानी है, तो हमें क्या चाहिए, हमें एक ऐसी प्रक्रिया चाहिए जिससे सभी चलने लग जाए। वो प्रक्रिया से हमें कौन सी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, विद्युत ऊर्जा की। तो उसी प्रकार से किसी चीज को सुनना, किस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करी है उसको हम सुन रहे हैं, तो हमें वहाँ पे किस चीज का अनुभव अनुभव हो रहा है, ध्वनि ऊर्जा का अनुभव हो रहा है। तो ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा का ही रूप है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, किसी चीज को हम सुन सकते हैं या किसी आवाज को हम सुन सकते हैं। आगे देखते हैं। ध्वनि हमारे कानों में श्रवण का संवेदन उत्पन्न करती है। ध्वनि क्या करती है, हमारे जो कान के पर्दे हैं वहां पे श्रवण का संवेदन उत्पन्न करती है। हमारे जैसे ही कानों की तरफ कोई ध्वनि पहुंचती है, तो उस समय वहां पे हमारे कान में क्या हो जाता है, कंपन शुरू हो जाता है। तो एक तरीके से ध्वनि हमें क्या अनुभव करा रही है, हमें एक तरीके से यह जब कान के पर्दे कंपन करने लग जाते हैं, तब हमें अनुभव होने लगता है कि कोई ना कोई ध्वनि सुनाई दे रही है। ध्वनि मतलब ये नहीं कि एकदम हम कोई पूरा शब्द बोले, कोई वाक्य बोले। जैसे मान लो हम सोते हैं, तो उस समय मच्छर आते हैं, भिन्न आते हैं, तो उस समय भी वो भी क्या है, उनकी ध्वनि है जो हमें कानों में सुनाई देती है, ठीक है। जैसे शेर दहाड़ता है, वो भी क्या एक तरीके की ध्वनि। तो ध्वनि ऊर्जा संरक्षण का नियम ध्वनि पर भी लागू होता है। ध्वनि का संचरण तरंगों के रूप में होता है। तो इस प्रकार से ध्वनि में भी ऊर्जा संरक्षण का नियम लागू होता है। और ऊर्जा संरक्षण का नियम है क्या? ऊर्जा संरक्षण का नियम ये है कि ना तो हम ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही ऊर्जा हम नष्ट कर सकते हैं। ऊर्जा को केवल मात्र हम एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ध्वनि ऊर्जा भी दूसरे रूपों में परिवर्तित हो जाती है, और निकाय की कुल ऊर्जा जो पहले थी और निकाय की कुल ऊर्जा जो बाद में थी, वो एकदम क्या रहती है, बराबर रहती है, यानी संरक्षित रहती है। यही है ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो ध्वनि पर भी ऊर्जा संरक्षण का नियम लागू होता है। और ध्वनि किस प्रकार से गति करती है, ध्वनि गति करती है, ध्वनि का संचरण किस प्रकार से होता है, तरंगों के रूप में होता है। इस प्रकार से ध्वनि का संचरण तरंगों के रूप में हो सकता है, ठीक है। और दूसरी स्थिति क्या बन सकती है, दूसरी स्थिति यह बन सकती है कि जब हम बोल रहे हैं, हम जैसे ही बोले तो हमारे पास के जो कण है वायु के, उन कणों को मिल गई ऊर्जा। वो कण क्या करेंगे, कंपन करेंगे उस ऊर्जा की वजह से। उस ऊर्जा की वजह से कंपन करेंगे, तो वो अपने पास वाले कणों से टकराएंगे और उन्हें ऊर्जा स्थानांतरित करते रहेंगे। तो ऐसे कंपन चलता रहता है और ध्वनि आगे बढ़ती रहती है। और हमें ये भी पता है कि जो वस्तु ध्वनि उत्पन्न करी उसके पास खड़े तब तो हमें ध्वनि तेज सुनाई देती है, लेकिन जैसे जैसे दूर जाते हैं तो ध्वनि की जो प्रबलता है, तीव्रता है, वो क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। तो उस प्रकार से ध्वनि एक तरीके से तरंगों के रूप में संचरण करती है। अब देखो ध्वनि का उत्पादन। ध्वनि तब पैदा होती है जब वस्तु कंपन करती है या वस्तु कंपायमान होती है। तो जब वस्तु कंपन कर रही है तब ध्वनि उत्पन्न होगी, ठीक है। या वस्तु क्या कर रही है, कंपायमान कर रही है, या उस स्थिति में ध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक है। किसी वस्तु को कंपित करके ध्वनि पैदा करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो कोई वस्तु अगर हम किसी वस्तु को हम कंपन करा रहे हैं, तो हमें किसकी आवश्यकता है, ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। और वो ऊर्जा हम कैसे उपलब्ध कराते हैं, और यह ऊर्जा किसी बाह्य स्रोत द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। मान लो जैसे घर में वो चिमटा है, उसको अगर हम क्या करें, बजा रहे हैं, तो उस स्थिति में हम बाह्य कार्य करें और वो चिमटा कंपन करेगा, तो उस स्थिति में जैसे वो टकराएंगे, तो दो उसकी पत्तियां टकराएगी, तो उस स्थिति में ध्वनि उत्पन्न होगी, ठीक है। इसी प्रकार से जैसे संगीत वगैरह होते हैं, जैसे भजन संध्या होती है, तो उस स्थिति में क्या होता है, जैसे वजीरे बजाते हैं,
ठीक है, अलग अलग प्रकार के वाद्य यंत्र बजाते हैं, जैसे तबला बजाते हैं, बांसुरी बजाते हैं, तो वहाँ पे भी क्या है, हमें बाह्य कार्य करना पड़ता है, तभी ध्वनि उत्पन्न होती है। उन तरीकों की खोज करते हैं जिससे ध्वनि उत्पन्न की जा सकती है। आइए देखते हैं। आइए उन कारणों को जानते हैं जिनसे ध्वनि पैदा की जा सकती है, ध्वनि उत्पन्न की जा सकती है। तो निम्नलिखित तरीकों से ध्वनि पैदा की जा सकती है, ध्वनि उत्पन्न की जा सकती है। पहला कौन सा तरीका है? पहला है कंपन करते तंतु से, यानी सितार। जो गिटार वगैरह होते हैं, जो वीणा होती है, वहाँ पे जो तार बंधे होते हैं उसमें, उसको हम कैसे बजाते हैं? ऐसे टन बजाते हैं ना। तो उस स्थिति में क्या होता है, वो जैसे आप उसको एक बजाते हो, एक तार को ऐसे अंगुली से हिलाते हो, तो वो तार क्या करता है? कंपन करने लगता है। तो कंपन करता है, तो वहां से हमें क्या ध्वनि प्राप्त होती है। दूसरा तरीका क्या है? कंपन करती वायु से। जो बांसुरी होती है, ऐसे हम उसमें फूंक मारते हैं, फिर वहां पे अंगुली से उससे छेद को आगे पीछे करके आवाज निकाली जाती है। तो वहां पे भी क्या हो रहा है? वहां पे भी हम जैसे बांसुरी के अंदर फूंक मारे हैं, तो वहां पे हवा अलग अलग छेदों से अलग अलग तरीके से टकरा टकरा कर हमें कंपन के रूप में आवाज सुनाई देती है। तीसरा देखो कौन सा है? कंपन करती तनित झिल्ली से। झिल्ली मतलब तबला या ड्रम। तो तबला होता है और ड्रम है, उसके ऊपर जो एक तरीके से चमड़े की जो चादर होती है पतली सी, उस झिल्ली से जैसे आप तबले को से मारेंगे धम से, तो उस स्थिति में तबला क्या करेगा? कंपन करेगा, और उसके अंदर से हमें क्या आवाज सुनाई देगी। तो वहां पे भी हम ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं, कंपन करके कर सकते हैं। ठीक है, झिल्ली को। अगला है कंपन करती प्लेटों से, यानी साइकिल की घंटी। जैसे बचपन में पापा घुमाते थे हमें, ठीक है, तो साइकिल पे घुमाते थे, उस दिन क्या होता था, जो वो आवाज करते थे घंटी वाले, टनंग टनंग टनंग। ठीक है, फिर हम बड़े हो गए तो हम चलाते हैं साइकिल। जैसे आप अब चला रहे हो साइकिल, तो उस स्थिति में जो आवाज वहां पे आप कर रहे हो ना घंटी की, टनंग टनंग टनंग, तो उस स्थिति में वहां पे चाबी है, तो उस घंटी के अंदर प्लेटें हैं। प्लेटें क्या कर रही है? कंपन करते हुए एक दूसरे से टकरा रही है, वहां पे हमें आवाज उसकी सुनाई देती है, जो घंटी की आवाज है। तो वहां पे भी प्लेटें कंपन कर रही है, तब आवाज हमें सुनाई देगी। अगला क्या है? वस्तुओं के घर्षण से। जैसे हम दो वस्तुओं को घर्षण करा रहे हैं, देखो इस तरीके से, तो ये दो वस्तुएं क्या कर रही है? आपस में घर्षण कर रही है। तो यहाँ पे जो एक तरीके से जो ध्वनि उत्पन्न हो रही है, वो किस वजह से हो रही है? वस्तुओं के घर्षण से उत्पन्न हो रही है। अगला है वस्तुओं को खुरचना या रगड़ना। वस्तुओं को खुरच करके, या आप यहाँ पे लिख सकते हो या रगड़ कर। जिस तरीके खुरचना मतलब, जैसे देखो हम इसको खुरच रहे हैं इस तरीके से, यहाँ पे देखो खुरच रहे हैं, है ना। तो ये क्या करें? हम इसको खुरच रहे हैं, तो खुरचने से ध्वनि उत्पन्न हो रही है। अगला क्या है? रगड़ना। देखो ऐसे इसको रगड़ रहे हैं, तो यहाँ पे एक तरीके से खुरच कर या रगड़ कर हम ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि इन तरीकों से हम ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं। वस्तु को कंपन करा के, प्लेटों को कंपन करा के, तबले का जो एक तरीके से झिल्ली है उसको बजा कर, बांसुरी से अलग अलग तरीके से छेदों से आवाज निकाल कर, ठीक है, वीणा या गिटार को हमें से तार हिलाते हैं, तो उससे वहाँ पे ध्वनि उत्पन्न होती है। और वस्तुओं को घर्षण करा कर या रगड़ कर या खुरच कर। तो ये तमाम तरीके हैं ध्वनि उत्पन्न करने के। अब हम देखते हैं एक प्रयोग जो ध्वनि पर ही आधारित है। तो आइए देखते हैं ध्वनि उत्पन्न करने का छोटा सा प्रयोग। ये प्रयोग आप बच्चों घर पे भी कर सकते हो। तो करना कैसे है कि ये, जब भी हम कोई भी चित्र बनाते हैं फिजिक्स में, भौतिक विज्ञान में, तो उस स्थिति में दृढ़ आधार को, यानी एक तरीके से मान लो दीवार की छत हो या कोई दीवार से कोई चीज हमने लटका के रखी है, तो उसको दर्शाने का तरीका ये है, सीधी लाइन खींचते हैं और ऊपर ऐसे टेढ़ी लाइनें खींचते जाते हैं। तो इस प्रकार से ये हो गया दृढ़ आधार। और इस आधार से हमने क्या किया, तो इस धागे की सहायता से हमने टेबल टेनिस की गेंद को बांध दिया। और यहाँ पे हमारा है कंपमान स्वरित्र द्विभुज। तो ये कंपमान स्वरित्र द्विभुज है। अब जैसे ही हम क्या करेंगे, इस गेंद को ऐसे करके छोड़ देंगे, तो उस स्थिति में देखो हुआ, देखो यहाँ पे सब कुछ ऊर्जा संरक्षण का नियम लागू हो रहा है, कोई भी फालतू वेस्ट ऊर्जा नहीं जा रही है। ठीक है, जैसे हम क्या करेंगे, इस गेंद को ऐसे करके छोड़ेंगे, तो आपने क्या किया? कार्य किया। आपने क्या किया? कार्य किया। कार्य करोगे तो ये कार्य इस स्थिति में गेंद के अंदर स्थिति ऊर्जा के रूप में क्या हो जाएगा? संचित हो जाएगा। अब जैसे आपने छोड़ दिया, तो स्थिति ऊर्जा किसमें बदलेगी? गति ऊर्जा बदलेगी। गति ऊर्जा में बदलते बदलते ये जो टेनिस की बॉल है, ये इस यंत्र से क्या होगी? टकराएगी। ठीक है, जैसे हम घर पे बोलते चिमटा, तो इस चिमटे से टकराएगी। तो उस स्थिति में क्या होगा? ये गति ऊर्जा कुछ ऊर्जा इस चिमटे को दे देगी, तो ये चिमटा क्या करने लग जाएगा? कंपन करने लग जाएगा। और कंपन करेगा तो वहां पे क्या उत्पन्न होगी? ध्वनि ऊर्जा उत्पन्न होगी। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ ऊर्जा अभी बची है। ठीक है, और ये चिमटा वापस विपरीत दिशा में क्या लगाएगा? बल लगाएगा, तो ये गेंद वापस ऊपर जाएगी, वापस टकराएगी, वापस जाएगी, वापस टकराएगी। तो इस प्रकार से स्थिति ऊर्जा, गति ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा, इधर कंपन के कारण ध्वनि ऊर्जा, ऐसी ऊर्जा एक दूसरे रूप में परिवर्तित होती रहती है। और हमें परिणाम, हमें यहाँ पे क्या चाहिए? हमें ध्यान किस पर रखना है? यहाँ पे
हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमें ध्वनि सुनाई दे रही है इस प्रयोग की सहायता से। लेकिन ऊर्जा संरक्षण गणिम यहाँ पे लागू हो रहा है। आपने शुरुआत में कार्य किया, कार्य स्थितिज ऊर्जा रूप में संचित हो गया, फिर स्थिति ऊर्जा क्या हो रही है, गति ऊर्जा में धीरे धीरे बदल रही है। गति ऊर्जा से इस वस्तु में टक्कर हुई, स्पर्श किया, कंपन हुआ, ध्वनि ऊर्जा उत्पन्न होगी। इस प्रकार से हम बोल सकते हैं किया गया कार्य बराबर स्थितिज ऊर्जा बराबर गति ऊर्जा प्लस ध्वनि ऊर्जा। तो यहाँ पे इस प्रकार का प्रयोग हो रहा है, ठीक है। और जैसे यहाँ पे हमने लिख भी रखा है कि प्रयोगशाला में कंपमान स्वरित द्विभुज से ध्वनि उत्पन्न करने के लिए एक छोटी टेनिस यानी प्लास्टिक की गेंद को धागे की सहायता से किसी आधार पर लटकाकर कंपमान स्वरित द्विभुज से स्पर्श कराया जाता है। जिस प्रकार से यहाँ पे हमने ये से इधर आधार है, धागे का एक सिरा इससे बंधा हुआ है, दूसरा सिरा है, दूसरे सिरे पर जो टेनिस की बॉल है वो बंधी हुई है, ठीक है। और इसके पास में क्या है, कंपमान स्वरित द्विभुज है। अब इससे हम क्या करा रहे हैं, लटका कर इसको टकरा रहे हैं। तो देखो क्या होगा, गेंद एक बड़े बल द्वारा दूर धकेली जाएगी। जैसे ये मान लो ये गेंद से टकराएगी तो ये कंपमान जो यंत्र है ये वापस उस पर बल लगाएगा तो ये गेंद दूर चली जाएगी। तो ऐसे ये टक्कर होती रहेगी और हमें ध्वनि सुनाई देगी। किस वजह से, इस स्वरित्र के कंपन की वजह से। इस तरीके से ये ध्वनि की हमारी पहली क्लास थी और इसमें हमने ध्वनि और ध्वनि किस प्रकार से उत्पन्न की जा सकती है, ध्वनि का उत्पादन देखा। अब हम मिलेंगे अगली क्लास में।